दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा। शैतान हावी था उस लड़की पर। रोमानिया के थाल्पा गांव के एक किसान की लड़की इलिएनोर जुगनू अपनी दादी के घर जो बुहाई में था जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े मिले। 11 वर्ष की उस लड़की ने वे सिक्के उठा लिए और उनसे बुहाई में मिठाई खरीदी और खा गई। जब वह अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची, उसने उसे सब बताया तो वह नाराज हुई। दादी ने, जिसको आसपास के लोग डैन भी कहते थे, उसे आगाह किया था कि रास्ते में शैतान ने तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चंगुल में अब आ गई हो। अब वह तुम्हें आज़ाद भी नहीं करेगा। दूसरे दिन से इस जुगनू के साथ अनहोनी घटनाएं शुरू होने लगी। जुगुन के घर अचानक पत्थर आ गिरते जिनसे खिड़कियों के कांच टूट जाते और जुगन के पास जो भी चीज़ होती वह अचानक उछल जाती और दूर जाकर गिर जाती। उसकी दादी समझ गई कि उस शैतान पर हावी हो गया है। उसको तुरंत घर तालपा भेज दिया, लेकिन वह भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसके पास रखा पानी से भरा जग अचानक हवा में उड़ जाता और कई फीट दूर बिना पानी छलकाए पहुंच जाता। उसके पास रखा एक बॉक्स अचानक हवा में उठ गया और कमरे में बैठे उसके एक रिश्तेदार के सिर के पीछे चोट लगाकर गिर गया। जुगुन के घर के लोग घबराए और उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में प्रकाशित हो गए और जर्मनी में रह रहे ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता फ्रीज ग्रुनवेल्ड एक पत्रकार कुबी कलेन को लेकर उस गांव में पहुंचे और उसे पागल खाने से छुड़ाकर उसे अपने साथ ले आए। उन्होंने 9 से 18 मई 1950 के बीच जुगुन के साथ होने वाली हरकतों का अध्ययन किया। इस दौरान उनके आसपास की वस्तुओं का सरक जाना, बड़े बर्तनों का मिट्टी भट्टी पट्टी पर से घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों पर फिंक जाना जैसी घटना हुई। अब तो अचानक कोई थप्पड़ मार दे ऐसा एहसास भी जुगुन को होने लगा। जुलाई 1925 को ग्रेनवेल्ड के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जुगुन फिर अपने परिवार में आ गई। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए, लेकिन कुछ ही साल बाद वीना की एक औरत जिसने वर्षों तक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए थे की दिलचस्पी जुगुन में जागी और सितंबर 1925 को वो उनसे मिलने गई। उसने खुद उसके पास रहकर अनहोनी घटनाओं को देखा। जनवरी 1926 में उसे वियना से अपने फ्लैट पर ले गई। वियना की वो औरत जो विसीलो को अकाउंटेंस थी, उसने जुगुन के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी। उसने लिखा था कि एक बार जब मैं कमरे में आई तो जुगुन मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की में से कोई छाया धीरे धीरे सरक कर अंदर आ रही है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि एक कमरे में छोटा सा बॉक्स पड़ा है जिसमें पादरियों के पहनने के टोप भरे हैं। उन्हीं में से कुछ टोप बाहर भी बिखरे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आए कहाँ से थे। ऐसे ही एक समय जब जुगुन अपने हाथ में बिल्ली लिए किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी तो मैंने देखा कि उसको पीछे से गहरे हरे रंग की छाया निकलकर हमारी टेबल पर गिर रही है। वहाँ मुझे टीन बॉक्स ही दिखाई दिया। मुझे ध्यान आया कि वह तो कमरे में दूसरी तरफ पड़ा था। म्यूनिख के डॉक्टर हंस रोजेनबुश ने जुगुन की जांच पड़ताल की। उसने बाद में दावा किया कि लड़की झूठी और वो जो कुछ करती है वो अकाउंटेंट्स की मदद से करती है। उसने वियना में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हैरी प्राइस ने भी जांच पड़ताल की। उसने कहा कि इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी रहा जब अकाउंटेंट्स मौजूद नहीं थी और जुगुन को बंद कमरे में रखा गया। इस पर वियना के कई प्रमुख वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की जांच पड़ताल में जुटे। उन्होंने माना कि जुगुन की उपस्थिति में यह अनहोनी घटनाएं होती है। काउंटेस ने रोजेन बुश पर मानहानि का मुकदमा किया, हालांकि यह तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। ये विवाद शायद आगे भी चलता रहता, लेकिन 1927 के 14वें जन्मदिन के बाद जब उसे पहली माहवारी हुई तो अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद वह रोमानिया में हेयर ड्रेसर का काम करने लगी। इसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्से वर्षों तक लोगों का चर्चा का विषय बने रहे। सन्नाटा चीरती चीख। अमेरिका में प्रेतों से अभिशप्त कई मकान हैं जहां लोग भूत प्रेतों से भय से रहना नहीं चाहते। ऐसे प्रेतों से अभिशप्त न जाने कितने मकान आज भी खाली पड़े हैं। ऐसा ही एक मकान है जिसने 18वीं सदी में वर्जीनिया के एक व्यक्ति ने बनाया था। कई वर्षों तक उस भव्य मकान में लोग चैन से जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक रात उनके जीवन में एक भयानक चीख ने अशांति पैदा कर दी। उस भयानक चीख से आतंकित होकर लोगों ने उस मकान को खाली कर दिया।
फिर धीरे धीरे वह भव्य मकान खंडहर में तब्दील होने लगा। 40 वर्ष पूर्व इस भव्य मकान की मरम्मत कराई गई, फिर इसमें लोगों ने रहने का साहस किया, लेकिन जैसे उन्होंने उस मकान के भीतर कदम रखा, एक महिला की भयानक चीख ने उनके दिल को दहला दिया। उसके बाद तो हृदय विदारक चीखें, भारी भारी कदमों की आहटें और तरह तरह की आवाज़ें आने का सिलसिला आरंभ हो गया। इतना ही नहीं, उस विशाल भवन में स्थित पुस्तकालय में टंगी एक दीवार ने अपने रंग बदल लिए। उसी मकान में एक बार एक व्यक्ति ने 2 क्रशकाय व्यक्तियों की सहायता के लिए पुकारते देखा। उसका कहना था कि दोनों व्यक्ति प्रेत थे जो उसी विशाल भवन में निवास करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि असमय मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को कुछ समय प्रेत योनि में रहना पड़ता है। शराब बनाने वाली कंपनी के मालिक विलियम लैम्ब नामक व्यक्ति के उजाड़ मकान में घटित होने वाली घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि विलियम लैम्ब ने किसी कारणवश अपने 2 बेटों के साथ आत्महत्या कर ली थी। बाद में किसी व्यक्ति ने उनके निवास स्थान को खरीद लिया। जब उसने उस मकान की मरम्मत करवानी शुरू की तो मकान के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते थे। उन बंद दरवाज़ों में अपने आप ताले भी लग जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। अमेरिका के एक अन्य मकान में सीढ़ियों पर निवास करने वाला प्रेत किसी को सताता नहीं है, वह किसी दयालु व्यक्ति का प्रेत लगता है। वह लोगों को कभी कभी दिखता भी है, पर जब भी लोगों को दिखाई देता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मधुर मुस्कान के साथ लोगों के स्वागत में खड़ा हो। अपने आप चलने वाला जहाज। जब भी कोई निर्जीव वस्तु अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करने लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। विज्ञान ऐसे तथ्यों को बेबुनियाद बताता है, किंतु इतिहास में घटित घटनाओं को नकारा कैसे जा सकता है। इतिहास साक्षी इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेक बार घट चुकी हैं। लकड़ी तथा लोहे से बना एक यात्री समुद्री जहाज का नाम SS हम्बोल्ट था, जो मालवाहक भी था। इस जहाज से समुद्री यात्रा का प्रारंभ सन 1898 से किया गया। अपने प्रारंभिक दौर में इस जहाज से सीटल से अलास्का के बीच यात्रा हुआ करती थी। इस जहाज के कैप्टन का नाम इलियास जी बोफमन था। यह जहाज प्रारंभ होने के दिन से ही उन्हें सौंप दिया गया था। कैप्टन बोफमन ने अपना समुद्री जीवन भी हम्बोल्ट से ही आरंभ किया था। यह भी आरंभ से लेकर अंत तक विचित्रता ही रही कि किसी अन्य कैप्टन ने उस जहाज का कभी संचालन किया और न ही कैप्टन बोफमन ने किसी दूसरे जहाज का संचालन किया। कुछ दिनों तक यह जहाज सीटल और अलास्का के बंदरगाह के बीच चलने के बाद प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम बंदरगाहों के बीच भी चलने लगा। कालांतर में कई बार जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाने के कारण जहाज को विघटित कर देने पर भी विचार किया गया, परंतु बोफमन के शालीन विरोध के कारण इस जहाज को विघटित नहीं किया जा सका। अपना जेल जीवन उसी जहाज से शुरू करने के कारण कैप्टन बोफमन का उस जहाज से खास लगाव था। 1934 में कैप्टन बोफमन ने जब नौकरी से अवकाश ग्रहण किया तब हम्बोल्ट को विघटित करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि किसी भी अन्य कैप्टन ने इस जर्जर हो चुके जहाज का कार्यभार स्वीकार कर खतरा मोल लेना उचित नहीं समझा। अवकाश प्राप्त करने के बाद 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन बोफमन का कैलिफोर्निया में जिस समय निधन हुआ, ठीक उसी समय वहां से लगभग 650 किलोमीटर दूर पेड़ो बंदरगाहों पर खड़े हम्बोल्ट जहाज के लंगर अपने आप खल गए और ये उत्तर दिशा की ओर कैलिफोर्निया के लिए अपने आप रवाना हो गया। इस जहाज को पेड़ो बंदरगाहों पर विघटित करने के लिए लाया गया था और वही लंगर डालकर इसे खड़ा कर दिया गया था। अपने आप चलने वाले इस जहाज को देखकर पेड़ों पर बंदरगाह पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बिना चाले के ये जहाज अपनी दिशा में बढ़ने लगा था। लोग जब तक इस जहाज को रोकने का प्रयास करते ही समुद्र में काफ़ी अंदर पहुंच गया। उस समय जहाज में कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिना ईंधन ये जहाज समुद्र में यात्रा करता रहा। एक अन्य कैप्टन की सहायता से उस जहाज को लगभग 6 माह बाद वापस पेड़ों बंदरगाहों में लाया जा सका। जहाज का अपने आप चलने की इस घटना की जांच करने के लिए जांच कमीशन नियुक्त किया गया, परंतु नतीजा शून्य रहा। अंत में यही मानकर संतोष कर लिया गया कि कैप्टन बोफमन की आत्मा से इसका गहरा संबंध था, इसलिए उसे अंतिम विदाई देने के लिए जहाज सारे लंगरों को तोड़कर बिना तेल कोयले के अपने आप चल दिया था। इसी सीटल बंदरगाह की एक और घटना है। कैप्टन मार्लिन कैप्टन अलोसे नामक एक मछुआरा विगत अनेक वर्षों से लीलायन नामक अपनी नौका की सहायता से सालमन मछलियों का शिकार किया करता। उसने जीवन भर अपनी इसी नौका से मछलियों का शिकार किया। मार्लिन असलोन अब बूढ़ा हो गया और शिकार के लिए उसका जाना संभव नहीं रह गया। उसने अपने पेशे से अवकाश लिया। मोहम्मद उसने अपनी प्रिय नौका को समुद्र तट से कुछ दूर अपने निवास स्थान के निकट बालू में रख छोड़ा।
10 वर्षों तक यह नाव खुले आकाश के नीचे रहने के कारण जीर्ण शीर्ण होकर बालू में धंस गई। जिस दिन ओलिसन का देहांत हुआ उस दिन समुद्र अपेक्षाकृत शांत था। किसी तरह का तूफान या ज्वार भी नहीं आया था, परंतु अप्रत्याशित रूप से यह नाव बालू से अपने आप निकलकर समुद्र में चली गई और समुद्र में अपने आप तैरने लगी। 3 दिनों तक यह नाव बिना किसी नाविक के समुद्र में घूमती रही। उसके बाद आयरलैंड के तट के निकट उस स्थान पर जाकर खड़ी हो गई जहाँ ओल्सन को दफनाया गया था। समुद्र में लहरें आती रही, किंतु यह नाव बिना किसी सहारे के उसी स्थान पर 12 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक 12 वर्षों बाद उसी दिन जिस दिन ओल्सन का देहांत हुआ था, यह नाव पुनः समुद्र के रास्ते स्वयं चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां ओल्सन ने उसे रखा था। इस घटना के बाद लोगों ने देखा कि ओल्सन का ताबूत उसी नाव के बीच में रखा था, जबकि ओल्सन को आयरलैंड के निकट दफनाया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें।